हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। तो आज हमारा सेशन जनरल साइंस के ऊपर है, जिसमें हम आज नाइन्थ पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ 8 पार्ट्स को डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक किसी दोस्त ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, अटेंड नहीं किए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सारे दोस्तों से कि आप उन सेशंस को भी ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उन सेशंस में भी मैंने आपके साथ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इन अ डिटेल्ड मैनर, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन सो दैट you never miss any important update. नाउ लेट्स मूव टू टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड आप फुल कंसंट्रेशन के साथ रहो मेरे साथ, बराबर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम डिटेल्ड मैनर इन अ डिटेल्ड वे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, आप उसको पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करोगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। Our first question is, the acid rain destroys the vegetation because it contains। ऐसा क्या पाया जाता है एसिड रेन में, जो वेजिटेशन को, जो हमारे फॉरेस्ट्स को, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस रहता है। तो क्या है ऐसा एसिड रेन में, ये हमसे पूछा गया है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आप याद रखोगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक डेंजरस, एक हार्मफुल कंपोनेंट है जो एसिड रेन में पाया जाता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पेन एंड कॉफ़ी निकाल कर रखो। एंड जो पॉइंट्स में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्पर्स दिस इंफॉर्मेशन टू यू। बस आप इनको, इस इंफॉर्मेशन को पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करो। सबसे पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एसिड, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है? क्या आपको पता है? दिस इज एन मेंटल एक्सरसाइज टू यू। मुझसे, मेरे कहने से पहले आप अपने जहन पर तूल दो, क्योंकि दैट इज द वे टू डेवलप योर मेंटल एबिलिटी, टू डेवलप योर थिंकिंग पावर। जब आप खुद से गौर करोगे तो आपकी जो रीजनिंग है, आपकी जो यादाश्त यादाश्त है, वो दिन ब दिन डेवलप हो जाएगी एंड आप चीज़ों को जल्दी याद कर पाओगे। लेकिन जब आप अपने माइंड को, जब आप अपने जहन को ये एक्सरसाइज दोगे, अगर आप मेरा ही वेट करोगे, ऐसे बैठोगे, लेट कर सुनोगे ये वीडियोस, तो आई होप, तो मैं ये ऐसी उम्मीद मैं आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और आप चाहते हैं कि आपको कुछ हासिल हो जाए, आप एग्जाम्स में कामयाबी पाए। तो आप इन सेशंस को अटेंटिवली देखो एंड पेन और कॉपी निकाल कर इन पॉइंट्स को आप पेन डाउन करो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपसे पूछा केमिकल फॉर्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड की। आप याद रखोगे, H2SO4 is the chemical formula of sulfuric acid। ये आप याद रखोगे। सल्फ्यूरिक एसिड को और हम किस नाम से जानते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसको हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड्स, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है विच एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड्स, तो आप याद रखोगे किंग ऑफ एसिड्स हम किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। एंड और एक नाम से इसको जानते हैं हम, दैट इज ऑयल ऑफ वेट्रियोल। ऑयल ऑयल ऑफ वेट्रियोल, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नाउ अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जो रिगार्डिंग एसिड रेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। सबसे पहले हमने एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस किया। अब इसमें एसिड रेन में और एक कंपोनेंट पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, तो ये आपको पूछा जाता है कि आप हमें बताइए, जो एसिड रेन है ये किस किस का बना हुआ होता है, यानी एसिड रेन की कंपोजिशन आपसे पूछी जाती है। तो आप याद रखोगे, एक है सल्फ्यूरिक एसिड एंड दूसरा है नाइट्रिक एसिड, ये दो मिलकर बनाते हैं एसिड रेन, ये आप याद रखोगे। नाउ अब इसकी केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखनी है, दैट इज NH O3। NH O3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने इस इंफॉर्मेशन को पेन डाउन किया होगा, और जिन दोस्तों को ये सब पहले ही पता था उनके लिए ये रिवीजन के तौर पर काम करेगा।
Now let's move to next question. Our next question is ultraviolet radiations cause. Ultraviolet radiations क्या cause करती है? Our right answer is option number C, skin cancer. ये आप याद रखोगे. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कॉज कर सकती है स्किन कैंसर जब इनका एक्सपोजर होगा ह्यूमन स्किन पर. ये आपको याद रखना है. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो एग्जाम्स में पूछी जाती है. सबसे पहले आपको ये याद रखना है हमारा सोर्स क्या है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का. तो दैट इज सन. सन सोर्स है हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का. ये आपको याद रखना है. नाउ ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फुल ऑफ एनर्जी होती है. दैट्स व्हाई दे आर डेंजरस टू ह्यूमन स्किन. दैट्स व्हाई ये स्किन के लिए डेंजरस रहती है क्योंकि ये फुल ऑफ एनर्जी होती है. ये स्किन को जला सकती है. ये आपको याद रखना. दैट्स व्हाई यहाँ पर पोटेंशियल है कि ये कॉज कर सकती है स्किन कैंसर. नाउ अब अब हमें ये सोचना है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्योंकि सूरज की किरणें डेली आती है हमारी अर्थ पर. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़रूर डेली आती होंगी. तो आप याद रखोगे नेचर ने हमें इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में एक मैकेनिज्म रखा है. तो हमें अलमाइटी का थैंकफुल रहना चाहिए हमेशा के लिए क्योंकि उसने हमारे लिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए नेचर में क्या रखा है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रखा है. दैट्स कॉल्ड ओजोन. O3 जिसका केमिकल फॉर्मूला है O3. ये बना हुआ होता है ऑक्सीजन एटम्स का. O3. तो O3 एक फिल्ट्रेटिंग एजेंट है. ये एक फिल्ट्रेटिंग एजेंट है. मान लो ये एक वॉल के तौर पर काम करता है हमारे एटमॉस्फेयर में. जब यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है यहाँ से सूर्य से जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है तो ये O3 इनको पेनिट्रेट करने नहीं देता इनटू द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो ये हमारे लिए प्रोटेक्टिंग लेयर है. ये आपको याद रखना है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है. अब आपसे क्वेश्चन आता है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है इन विच लेयर दिस ओजोन लेयर इज फाउंड. तो आप याद रखोगे ओजोन लेयर इज फाउंड इन द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर. तो ओजोन लेयर किस लेयर में पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में. ये आप याद रखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. तो फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है ट्रोपोस्फियर. देन सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है. एंड ओजोन लेयर एक फिल्ट्रेटिंग एजेंट है. ये एक सेफ्टी वॉल है हमारे लिए जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को पेनिट्रेट करने नहीं देता इनटू द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड आई होप कि जिस दोस्त को ये पॉइंट्स अभी तक पता नहीं थे वो इनको पेन डाउन करेगा. That is the strategy of success. Now let's move to next question. सबसे पहले यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका आंसर मुझे आप जरूर करके दोगे. आप मुझे बताएं O3 ये जो ओजोन डे है ये हम कब मनाते हैं. ओजोन डे हम कब मनाते हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है. मैं आपको यहीं से हिंट देता हूं सितंबर में मनाया जाता है. आप मुझे बताओ कि किस सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. देखो ओजोन लेयर पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या कॉज है ओजोन लेयर को डिप्लीट होने का. आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये आप याद रखो ये जो हार्मफुल गैसेस है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं. ये आपको याद रखना है. ये आपको याद रखना है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी our next question is cell wall of plants is made of. plants में cell wall बना हुआ होता है किस चीज का ये हमसे पूछा गया है. our right answer is sorry our right answer is option number B सेल्यूलोज का. प्लांट्स में सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का. ये आप याद रखोगे. नाउ चलो अब दूसरे क्वेश्चन में वो बातें डिस्कस करेंगे. लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज. ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है. आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं. ये आप याद रखोगे जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ
सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। तो कौन सा सॉलिड ल्यूब्रिकेंट है दिए गए ऑप्शंस में? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट इज अ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। ये आप याद रखोगे। एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ये भी आपको याद रखना है। ये एलोट्रोप है किसका? कार्बन का। ये आप याद रखोगे। एंड ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी पूछा जाता है। ये भी मैंने बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन देखे हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा कौन सा नॉन मेटल, एस कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन सॉलिड फॉर्म? तो आप याद रखो कि कार्बन, क्योंकि कार्बन इन अ सॉलिड फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद रखना है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा नॉन मेटल इन अ सॉलिड फॉर्म एक हॉटेस्ट एक हॉटेस्ट एलिमेंट है? ये भी आपसे पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल acts which of the following non-metal is an hottest element in the form of solid या in the form of allotropes? तो आपको याद रखें, दैट्स डायमंड। दैट इज डायमंड। डायमंड भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। ये आपको याद रखना। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड हॉटेस्ट एलिमेंट है। ये भी आपको याद रखना है, हॉटेस्ट कंपाउंड है। मैं रिपीट करूंगा आपके लिए। कार्बन ग्रेफाइड की फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड यही कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड ये हॉटेस्ट एलिमेंट है। ये भी आपको याद रखना है। एंड कार्बन एक नॉन मेटल है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट हैव सेल वॉल? किस में सेल वॉल नहीं पाया जाता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। देखो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल वॉल इन एनिमल्स इज मेड ऑफ। अगर आपको पता नहीं होगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ये याद रखना है कि सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। अब बनने की तो कोई बात ही नहीं है, किसका बना होता है? दिस इज एन टोटली इलॉजिकल स्टेटमेंट। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट होता है। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसा पूछा जाएगा, ऐसे ही आपको वो कंफ्यूज करता है। वो आपको ऐसे ही फंसाता है कि वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखो आप ये पढ़कर जाओगे, सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेड ऑफ सेलुलोज। वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सेल वॉल इन एनिमल्स इज मेड ऑफ, आप वहां पर सेलुलोज टिक करके आओगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे बारीकियां पूछी जाती है। आप इन बारीक चीजों पर कंसंट्रेट रहो, आप इन पर फुल कंसंट्रेशन दो, ताकि एग्जामिनर आपके जज्बातों के साथ नहीं खेल पाए, कितना भी वो कोशिश करे। तो आई होप कि आप अच्छे से याद रखोगे कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। एंड बैक्टीरिया में सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन का ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इस पर भी मैंने क्वेश्चन रखा है जो एग्जाम में पूछा गया था। वो आप आगे देखोगे कि बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका पाया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप। देखो आ गया ना क्वेश्चन। तो सेल वॉल बैक्टीरिया में किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन का। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि फंगस में ये सेल वॉल किसका बना होता है? तो आप याद रखोगे काइटिन का। काइटिन का, CHITIN, काइटिन। ये तीन क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। एक ये एनिमल्स में सेल वॉल किसका बना होता है? तो आई होप कि आप गलती नहीं करोगी, आप याद रखोगे कि एनिमल्स में सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है जिसमें आपको एग्जामिनर फंसाना चाहेगा। नेक्स्ट, सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेड ऑफ सेलुलोज, या आप याद रखोगे सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, एंड सेल वॉल इन फंगाई इज मेड ऑफ काइटिन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल चेंज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फिजिकल चेंज। किस चेंज को हम कह सकते हैं ये एक फिजिकल चेंज है? अगर आपको नहीं पता होगा ना, आप जरूर रटोगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप चीजों को रटे, मैं यही चाहता हूं कि आप चीजों को समझ कर याद रखें। फिर खुद ब खुद चीजें आपके जहन में स्टोर हो जाएंगी। देखो आप बस कंसंट्रेशन रखो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम उस चेंज को कहते हैं जिसको हम वापस उसी स्टेट में नहीं ला सकते। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो जिसमें अगर कोई कंपाउंड, जिसमें अगर कोई सबस्टेंस एक स्टेट से चेंज होगा दूसरे स्टेट में, अगर हम उसको दोबारा रिपीट वापस ला सकते हैं उसी स्टेज में जिसमें वो पहले था, दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज।
इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, यानी फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज है। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, हम सब्सटेंस को फिर से उसी स्टेट में ला सकते हैं जिसमें वो पहले था, दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज टोटली इसके अपोजिट है। तो केमिकल चेंज में अगर कोई सब्सटेंस अपनी अपने स्टेट को चेंज करता है, तो वो चेंज हम दोबारा वो सब उस सब्सटेंस को हम दोबारा उसी स्टेट में नहीं ला सकते, दैट्स कॉल्ड केमिकल चेंज। देखो इजीली मैंने लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको अच्छे से समझाया इन सिंपल वर्ड्स। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम कैंडल का एग्जांपल लेंगे। ये हमारा कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर हमसे कहा गया मेल्टिंग ऑफ कैंडल कौन सा चेंज है, हमने टिक किया फिजिकल चेंज। देखो ये कैंडल जब हम मेल्ट करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये क्या रहेगा लिक्विड फॉर्म में, तो हमने इसको सॉलिड स्टेट से उठाकर लिक्विड स्टेट में चेंज किया। अब आप मुझसे ये कहो, क्या आप लिक्विड स्टेट को फिर से चेंज नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में? यस वी कैन डू इट। तो ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम लिक्विड कैंडल को फिर से ला सकते हैं सॉलिड कैंडल में, तो दैट इज फिजिकल चेंज। नाउ केमिकल चेंज की एग्जांपल। अब केमिकल चेंज को आपको समझाने जा रहा हूँ अच्छे से, बस आप कंसंट्रेशन रखो। मान लो हमारे पास एक वाटर बोतल है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस कि मैं कुछ अजीब सा बना रहा हूँ यहाँ पर। आई एम ट्राइंग नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वाटर बोतल है, ठीक है, इसमें पानी है। हमने क्या कर दिया, हमने इस वाटर बोतल को उठाकर रेफ्रिजरेटर में डाल दिया, फ्रिज में से डाल दिया, ठीक है। फ्रिज को चालू किया, फ्रिज की फंक्शन ऑन की, एंड जो फ्रिज का काम है अब वो वही करने लगा। तो कुछ आवर्स के बाद हमने देखा, हमने इस वाटर बोतल को जब निकालना चाहा, हमने सोचा हम ठंडा पानी पिएंगे, लेकिन जब हमने देखा तो ये जो वाटर है ये कन्वर्ट हो गया है इनटू आइस। तो ये ड्राई आइस में कन्वर्ट हो गया है। कौन कौन ये जो वाटर है ये कन्वर्ट हो गया इनटू आइस में। तो ये इसका स्टेट अब चेंज हुआ है, पहले ये लिक्विड स्टेट में था, जब हमने इसको फ्रिज में रखा फिर खोल कर जब हमने इसको देखा तो ये आइस में तब्दील हो गया था, ये तो अब सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अब ये आइस किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये मैं अभी आपको फिजिकल चेंज ही समझा रहा हूँ, ये मैं एक और एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। तो हम इस सॉलिड आइस को फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वाटर, तो ये अभी क्या है, फिजिकल चेंज। ये क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है। मैं आपको ये दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ रिगार्डिंग फिजिकल चेंज। नाउ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज, हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है। दिस इज आवर कैंडल। अब मैंने क्या किया, अभी हमने कैंडल मेल्ट किया था, अब मैंने क्या किया, अब मैंने माचिस निकाली या लाइटर निकाला, अब इसको आग लगा दी, ठीक है, जला दिया, ठीक है। अब जब कैंडल जल रही है तो ये क्या पिघल जाएगी, ये फिर इससे स्मोक निकलेगा, ये स्मोक में कन्वर्ट हो जाएगा ये कैंडल, एंड हमें एनर्जी भी मिलेगी, रोशनी भी मिलेगी। तो न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, स्मोक। तो केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट भी जनरेट होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब मैं आपसे कह दूंगा ये जो शमा अब जल के खत्म हो गया, अब आपसे मैं कहूँ चलो जाओ इस स्मोक को वापस लेकर आओ, हम इसको फिर से सॉलिड स्टेट में बनाकर देंगे, कैंडल में हम बनाएंगे वापस। क्या ये पॉसिबल है, नो इट इज इम्पॉसिबल। ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो केमिकल चेंज चेंज एक ऐसी चेंज है जो इरिवर्सिबल है, जिसमें जिसमें जो हमारा कंपाउंड है, हमारा सब्सटेंस है, उसको हम फिर से उसी स्टेट में नहीं ला सकते जिस स्टेट में वो पहले था। तो ये आप याद रखोगे कि बर्निंग ऑफ कैंडल एक केमिकल चेंज है एंड मेल्टिंग ऑफ कैंडल एक फिजिकल चेंज है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट? कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से सॉलिड ल्यूब्रिकेंट है? आई होप कि आपने अच्छे से मॉक किया होगा। सही आंसर दैट इज ग्रेफाइट, की आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किरोप्टेरोफेली मीन्स, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किरोप्टेरोफेली कौन सा प्रोसेस है, तो आप याद रखो ये है ऑप्शन नंबर सी, पॉलिनेशन बाय बैट्स। ये बहुत बार रिपीट किया गया है। तो जब फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होगी, पॉलिनेशन होगा बिकॉज ऑफ द बैट्स, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं किरप्टो किरप्टेरोफेली, ये आप याद रखोगे।
पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है फ्लावर्स में जो जिसमें क्या होता है, मेल गैमेट चला जाता है फीमेल गैमेट में, ट्रांसपोर्ट होता है बाय द डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स। तो उस प्रोसेस को हम कहते, फिर फर्टिलाइजेशन होती है जब मेल गैमेट चला जाता है फीमेल गैमेट के ऊपर, तो फिर फर्टिलाइजेशन होती है इन फ्लावर्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, ये आप याद रखोगे। तो पॉलिनेशन अगर हो सकती है इन फ्लावर्स बाय डिफरेंट एजेंट्स इसको कॉज कर सकते, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, एंड बर्ड्स हो गए। एंड बर्ड्स में यहाँ पर हमसे पूछा गया था पॉलिनेशन बाय बेट्स, इसको हम कहते हैं किरप्टेरोफेली। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज सेफ्रॉन? कौन सा पार्ट एक प्लांट का यूज करते हैं हम एज सेफ्रॉन? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिटिग्मा। ये आप याद रखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिटिग्मा से हम सेफ्रॉन हासिल करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Suspended colloidal particles in water can be removed by the process of, यहाँ पर filtration of water हमसे पूछा गया है। सॉरी, फिल्ट्रेशन नहीं पूछा गया, फिल्ट्रेशन एक अलग प्रोसेस है क्योंकि इनमें डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो ये मान लो हमारा कोई वाटर कंटेनर है, इसके अंदर हमने पानी रखा है, तो ये इसमें हमारा पानी है, एंड पानी के साथ-साथ ये छोटे डॉट्स जो मैं बना रहा हूँ, ये आप मानो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जो वाटर में बहते रहते हैं, ठीक है? अब इनको वाटर से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो हम क्या करते हैं, हम जो प्रोसेस इन पार्टिकल्स को निकालने के लिए जो प्रोसेस हम एम्प्लॉय करते हैं, दैट्स कॉल्ड कोगुलेशन। ये आप याद रखो। कोगुलेशन कैसा प्रोसेस है, आप ये याद रखोगे। कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम ये जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स है ना, इसमें हम इनको इकट्ठा करते हैं। इनको हम